A very pleasant morning to all of you, beta. So today we are going to start with a very important topic as far as examination point of view is concerned, that is reproduction. I will be covering this topic in various videos. So I request all of you to go in sequence. ठीक है बेटे? So आप जो भी वीडियो फर्स्ट नंबर पे है उसे प्लीज पहले देखिए, जो सेकंड पे है उसे दूसरे नंबर पे. सो सीक्वेंस में चलिए ताकि आपको प्रॉपर चीजें समझ आ सके. So first video is all about introduction part. So today we will be dealing only with the introductory part. So beta, first of all, what is basically reproduction? So beta, reproduction जो है ना वो एक biological process है. It is a biological process. बेटे biological process है जिसमें हो क्या रहा है कि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है. ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है इससे बहुत सारे नए इंडिविजुअल्स पैदा हो रहे हैं. बेसिकली पेरेंट से बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे बन रहे हैं, इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन. सो बेटे बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच पेरेंट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स और offsprings of its own species. बेटे ऑफ इट्स ओन स्पीशीज वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपकी डेफिनेशन में से आपको केवल एक में से सिर्फ हाफ मार्क्स ही मिलेगा. क्योंकि अब ऑन ऑफ द ओन स्पीशीज का मीनिंग क्या है? बेसिकली जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसके जब भी बच्चे पैदा होंगे, उसके जो भी बच्चे होंगे तो उसके ह्यूमन ही होंगे. कोई डॉग है तो उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो हमेशा डॉग ही होंगे. ये स्पीशीज है, यानी कि ह्यूमन एक स्पीशीज है तो उसके बच्चे भी हमेशा उसी के स्पीशीज में से होंगे, हमेशा ह्यूमन ही होंगे. सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज reproduction. So it is a biological process in which the parents give rise to new individuals of offsprings of its own species. So beta, after that, what is its importance? Basically इसकी importance क्या है? So the reproduction है, it is not necessary for survival of individual. ये किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. यानी कि सपोज करो अगर कोई भी बंदा है, अगर उसके बच्चे नहीं है, ये नहीं है कि वो बच्चों के बगैर मर जाएगा. अगर वो उसके बच्चे नहीं है तो वो मर जाएगा. So reproduction is not necessary for survival of individual or organism, but it is essential for existence and continuity of a species. बेटा बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, असेंशियल है. किसके लिए? एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. अब सपोज करो कोई भी ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन ना करे. अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? जब सारे के सारे ह्यूमन बीइंग मर जाएंगे तो कोई भी ह्यूमन बीइंग बचेगा ही नहीं, क्योंकि नए बच्चे पैदा नहीं हो रहे. जैसे जैसे एज ओल्ड होगी, क्योंकि जो भी इस धरती पे आया है उसको of course मरना ही है. Death is no one is here is immortal. So that's why जो species है वो अपने एक तरह का एंड हो जाएगा, जैसे कि डायनासोर का एंड हुआ है. So reproduction is not necessary for survival of individual, but it is essential for existence and continuity of species. बेटा यहाँ पे एक पॉइंट नोट करो कि reproduction is not a essential life process. बट ये MCQ है आपका कि reproduction is not a essential life process. ये कभी कभार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा. ये essential किसके लिए है? एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी के लिए.
बट असेंशियल लाइफ प्रोसेस कौन से होते हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, therefore reproduction is not an essential life process. So essential life process है कौन कौन से? digestion, respiration, transportation and excretion. So DRTE. Okay, so now coming to next, genetic makeup. but it is also very important topic. मुझे लगता है आपको आता होगा बट फिर भी, बट ये बेसिकली एक सेल है, हमें पता है कि सेल की एक मेम्ब्रेन है, एक यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, एंड बीच में पड़ा है हमारा बॉस, दैट इज न्यूक्लियस। बेटा अब हमें पता है न्यूक्लियस में क्या पड़े हैं? क्रोमोसोम पड़े हैं। बेटा अब क्रोमोसोम के अंदर पड़ा है डीएनए, क्या पड़ा है? डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर पड़े हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर पड़ता है डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके बेटा, ये जो डीएनए है ना, ये बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड होता है। बेटा जब मैं हेरिडिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं इसकी प्रॉपर डिटेल्स पे जाऊंगा, अभी बस आप इसको समझ लो, ठीक है, जितना मैं समझा रहा हूँ। सो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, स्ट्रैंड्स मतलब इसके यूं समझ लो इसके दो धागे हैं, जैसे ये एक है एंड एक ये वाला है। सो देयर आर टू स्ट्रैंड्स। ओके, नो बेटे ये डीएनए आखिरकार क्यों जरूरी है? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। बेटे ये जो डीएनए है ना, इसके दो मेन फंक्शंस हैं। बेटे एक तो ये, जो भी बेटा पेरेंट्स ने बच्चे को इंफॉर्मेशन देनी है, अपनी ऑफस्प्रिंग को, अपनी प्रोजनी को, जो भी उन्होंने बेटे याद रखना, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं रिप्रोडक्शन से, उनको हम कह रहे हैं ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजनी, बोथ आर सेम थिंग्स। ओके ओके, सो बेटा जितनी भी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी किसमें पड़ी है? डीएनए में पड़ी है। सो डीएनए कंटेन्स all the information जो कि that parents transfer to progeny। सेकेंडली, सेकेंड यूज क्या है डीएनए का? जो डीएनए है ना, ये एक्ट एज सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन का सोर्स है। और प्रोटीन क्या करते हैं? हमारा साइटोस्केलेटल सिस्टम डेवलप करते हैं। सो जितना भी स्ट्रक्चर है ऑफस्प्रिंग का, वो डीएनए पे डिपेंड करेगा। कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, किसी की हाइट कितनी है, किसी का फिजिक कैसा है, वो सारा विषय डीएनए देखेगा। ओके, सो नाउ डीएनए कॉपिंग। सो हमें पता लग गया डीएनए क्या है। डीएनए कॉपिंग बेटे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज द मोस्ट बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन। सो बेटे ये एक एमसीक्यू है, मोस्ट बेसिक इवेंट कौन सा है रिप्रोडक्शन में, एंड दैट इज डीएनए कॉपिंग। ओके बेटा, बेटा लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली नाउ। बेटे अब जो डीएनए कॉपिंग है वो होती कैसे है? बेसिकली बेटे एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस। अब इसका मीनिंग समझते हैं। बायो मतलब ये ह्यूमन में हो रहा है, क्योंकि इनसाइड ह्यूमन हो रहा है। केमिकल मतलब इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व। बेटे बात याद रखना, जो भी कोई भी रिएक्शन बॉडी में हो रही है, वो कोई भी रिएक्शन पूरी तरह सही नहीं होगी। सो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है ना, ये एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं होती, नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, थोड़ी बहुत ही गलती रह जाएगी, ठीक है बेटे। सो अगर थोड़ी बहुत ही गलती रह जाएगी, इसका मतलब कि जो डीएनए है बच्चे का, जो डीएनए प्रोजनी का है, इज नॉट एब्सोल्युटली सिमिलर टू डीएनए ऑफ पेरेंट। जैसा पेरेंट का डीएनए है,
बिल्कुल उसी की तरह नहीं होगा, थोड़े बहुत चेंजेस तो होंगे। सो इसका मतलब चेंजेस होंगे डीएनए में। सो ये जो चेंजेस हैं डीएनए में, डीएनए में जो चेंजिंग होंगे बेटे, डीएनए कॉपी एक पेरेंट का डीएनए था, सपोज करो कि पेरेंट का डीएनए है। अब बच्चे को जब इंफॉर्मेशन देनी है तो होगा क्या, पेरेंट एक नया डीएनए बनाएगा, अपने डीएनए को कॉपी करेगा। सो सपोज करो कि ये नया डीएनए बन गया है, न्यू डीएनए कॉपी, जो कि बच्चे के पास जाएगी। सो अब हम इसमें कह रहे हैं कि ये जो बायोकेमिकल, ये जो डीएनए कॉपी हो रहा है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, इसमें कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगी। तो ये जो नई डीएनए की कॉपी बनेगी, ये अपनी पेरेंट्स से बिल्कुल सेम नहीं होगी। सो इसका मतलब चेंजेस हो जाएंगे इस डीएनए में। बेटे बात समझ गए? अब अगर चेंजेस है इस डीएनए में, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीन्स हैं जो कि प्रोटीन में बनेंगे, वो भी चेंज होंगे, प्रोटीन्स भी चेंज होंगे। बेटे अब मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोटीन क्या करेंगे, बच्चे का सब कुछ देखेंगे कि बच्चे की जो बॉडी डिजाइन कैसा होगा। सो बेटा जो बच्चे हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि हम अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, बट हम अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल नहीं होते। सो दैट्स वाई, दिस इज द बेसिक रीजन, दैट्स वाई progeny are not absolutely similar to parent। तो बेटा ये क्वेश्चन है प्रॉपर, तो आपको ये कंसेप्ट प्रॉपरली आना चाहिए। बेटे एक नई चीज एक और देखो, राइट इट इन अ नोट, क्योंकि ये एमसीक्यू है। बेटे जो डीएनए है ना, ये एक्ट करता है एज अ ब्लूप्रिंट। बच्चा कैसा बनेगा, कैसा उसका रंग होगा, कैसा उसका बॉडी डिजाइन होगा, डीएनए एक्ट्स एज आवर ब्लूप्रिंट फॉर आवर बॉडी डिजाइन फॉर्मेशन। सो इसलिए डीएनए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटे, नो वेरिएशंस। बेटा अब मैंने कहा था कि डीएनए की कॉपी टाइम, क्योंकि वो एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, तो बेटे वो चेंजेस आ रहे थे कुछ डीएनए में, है ना, डीएनए में चेंजेस आ रहे। बेटे अब ये जो डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट, जो डीएनए की कॉपी थी उसमें चेंजेस आ रहे थे बेटे, इन्हीं को हम बेसिकली वेरिएशंस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वेरिएशंस। बेटे वेरिएशंस एक प्रॉपर क्वेश्चन आता है आपको 3 मार्क्स में। जब मैं हेरिडिटी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं इसको प्रॉपर करवाऊंगा वेरिएशंस टॉपिक को। ठीक है बेटे, अब के लिए आप ये समझ लो कि जो डीएनए कॉपिंग जब होगी, क्योंकि वो एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, सो चेंजेस आ रहे हैं, सो दैट पर्टिकुलर चेंजेस इन डीएनए आर कॉल्ड एज वेरिएशंस। एंड बेटे याद रखना, ये जो वेरिएशंस है ना, दे एक्ट एज फुट स्टेप फॉर इवोल्यूशन। सो बेटा जब मैं हेरिडिटी पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको प्रॉपर आपको पढ़ाऊंगा। अब के लिए बस इतना बता दिए कि वेरिएशंस होती क्या है। ठीक है बेटे, अब नाउ एक और पॉइंट थोड़ा समझो कि डीएनए जब कॉपी होगा, बेटे जब डीएनए कॉपी होनी है ना बेटे, उसके साथ साथ इज ऑलवेज accompanied by formation of cellular apparatus। अब बेटे समझो इस बात को। अब ये एक सेल था, इसमें साइटोप्लाज्म पड़ा है, ये इसमें न्यूक्लियस पड़ा है और न्यूक्लियस में डीएनए पड़ा है। बेटे अगर सपोज करो कि अकेला डीएनए ही कॉपी हो रहा है तो फायदा क्या होगा?
सो इसलिए डीएनए को बैठना तो आखिरकार सेल में ही है ना। सो बेटे ये जो सेल है इसको भी कॉपी होना पड़ेगा। सो एक नया सेल बनेगा जिसमें ये नए वाला डीएनए न्यूक्लियस में जाके फिट होगा। सो ये जो सेल जो बन रहा है, सो यही हम चीज लिख रहे हैं कि डीएनए की कॉपी के टाइम एक सेलुलर अपैरेटस भी नया बनेगा। ओके, सो क्यों बनेगा? टू मेंटेन लाइफ प्रोसेसेस ऑफ प्रोजेक्ट। ओके,